अस्सलाम वालेकुम। नई अपडेट्स के लिए चैनल कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। ये कहानी एक बड़े राहब की कहानी है जो गुलाबी रखसारों और बड़ी सी तोंद वाला शख्स था। उसकी खानकाह के इर्द गिर्द बहुत सारे खेत थे जहां खूब फसलें उगती थी। वो सारा दिन अपने सहन में बैठा टैक्स वसूल किया करता। सच पूछो तो उसे कोई परेशानी छू कर न गुजरी थी। वो इस कदर काहिल था कि अपना मुंह भी उस वक्त खोलता जब उसे कोई चीज खानी होती। यूं लगता था कि वो बहुत आलिम फाजिल है और ये बात सही भी थी। बड़ा राहब कमोबेश अपना सारा वक्त सोने, पीने और खाने में सर्फ करता। चुनाचे वो दिन बदिन मजीद मोटा और काहिल होता जा रहा था। फिर एक गैर मामूली वाकया पेश आया जिसने उसकी मुतमईन जिंदगी में हलचल सी मचा दी। वो ये कि शहंशाह को अचानक उसका ख्याल आया। शहंशाह जब महल में फारिग बैठा होता तो वक्त गुजारी के तरीके ढूंढता रहता। एक दिन न जाने उसे क्या सूझी कि उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो बड़े राहब को महल में बुला लाए। जब वो सामने आया तो शहंशाह ने उसे मुखातिब किया, ओ मेरे मुकद्दस राहब, चूंकि आप बहुत काबिल आदमी हैं और आपको फुर्सत भी मयसर है, इसलिए मैंने आपको चंद सवालात के जवाबात देने के लिए यहाँ बुलाया है। आलम पना, अगर आप अपनी बेमिसाल जहानत के बावजूद उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे खदशा है मैं भी आपकी कोई मदद न कर सकूंगा। राहब ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया। उसके लिए यह ख्याल ही बड़ा परेशान कुन था कि शहंशाह की तलबी का मकसद उसे कोई अच्छा ओहदा या तरक्की देना नहीं। सुनो मेरे राहब, शहंशाह ने कहा, तुम्हें इस कदर इनकसारी से काम नहीं लेना चाहिए। हर कोई कहता है कि तुम इतने ज़हीन और दानिशमंद हो कि दुनिया में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है कि अपनी अक्ल को काम में लाओ और ये 3 मुश्किल सवाल हल कर दो। शहंशाह ने कुछ देर सांस लिया और फिर कहने लगा, सवाल नंबर 1, समंदर कितना गहरा है? सवाल नंबर 2, मुझे घोड़े पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने में कितना अरसा लगेगा? और सवाल नंबर 3, जमीन और आसमान का दरमियानी फासला कितना है? शहंशाह के सवालात सुनकर राहब इतना परेशान हुआ कि उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वो इन सवालात का जवाब कैसे देता? वाकयातन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोला, मुझे अगर आलम पनाह मुनासिब समझे तो कुछ गौर और सोचने के लिए मोहलत चाहिए। शहंशाह ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। इसके बाद तुम बिल्कुल दुरुस्त जवाबात तलाश करके मेरी खिदमत में पेश हो जाना। इस सिलसिले में शक्को शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े आलिम हो। बसूरत दीगर तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर खानकाह से जाना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ एक छोटे से गधे पर उसकी दुम की जानिब मुंह करके बैठने की इजाजत होगी। तुम्हें यूं ही पूरे मुल्क में घूमना होगा ताकि लोगों को उन अफराद का हशर मालूम हो सके जो खुद को आलिम जाहिर करने की कोशिश करते हैं। राहब महल से रुखसत हुआ तो ना सिर्फ बहुत दिल शिकस्ता था बल्कि खौफजदा और घबराया हुआ था। उसे खुद भी इल्म न हुआ कि वो वापस किस तरह खानकाह में पहुंचा। वहां देखा कि मेज पर लजीज खाना चुना हुआ है, लेकिन उसने एक निवाला तक न खाया और सीधा अपनी ख्वाबगाह में चला गया। बिस्तर पर लेटकर वो यूं रोता कर रहता रहा जैसे अभी अपने खालिक से जा मिलने वाला हो। वो रात भर करवटें बदलता रहा और उसकी पलक एक लम्हे के लिए भी ना झपकी। उसका उलझा जहन शहंशाह की बताई हुई पहेलियां हल करने का कोई तरीका न ढूंढ सका। अगले 3 हफ्तों में दुनिया भर में कोई शख्स इतना परेशान ना रहा होगा जितना कि वो राहब था। वो चिड़चिड़ा हो गया, उसकी भूख उड़ गई और गाल भी पिचक गए। वो कमजोर हो गया। उसने सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश में बारहा अपना दिमाग लड़ाया, मगर जितना सोचता उतना ही जी उलझता जाता। उसने अपने राहबों से मदद मांगी कि शायद वो कोई हल तलाश कर सके। बदकिस्मती से वो सिवाय मिनमिनाने के और कुछ न कर सके। उनका कहना था कि राहब की हैसियत से
वो सिर्फ अपने मजहब की तालीमात से वाकिफ हैं। उनके लिए बाहर जाकर फितरत के राजों का मुतालिया करना मुमकिन नहीं। मायूसी के आलम में राहब के पास उस मनहूस दिन का इंतजार करने के सिवा कोई चारा न रहा, जब उसे शहंशाह के सामने हाजिर होकर ये एतराफ करना था कि वो जाहिल बल्कि एक बेवकूफ शख्स है। दिन गुजरते रहे और राहब कमजोर होता चला गया। अब वो ऐसे काम कर सकता था जो वो पहले करने के काबिल न था, मसलन चलना फिरना और हवा खोरी के लिए निकलना। अब वो ऐसी सुनसान जगहों पर जाके छुप सकता था जहां उसे कोई न देख सके। बिलाखिर मुकर्ररा वक्त आ पहुंचा और उसकी तमाम तदाबीर बेकार साबित हुई। शहंशाह से मुलाकात के दिन से एक शाम पहले वो टहलता हुआ एक सुनसान जगह निकल गया। माथे पर परेशानी की शिकने लिए वो नीचे देखता हुआ चल रहा था कि किसी से टकराते टकराते बचा। वो एक मज़ारिया था जो काश्त का मौसम खत्म होने के बाद गंदम पीसने खानका में आया करता था। जब काश्तकार ने देखा कि उसके सामने सदर राहब खड़ा है तो वो जल्दी से उसके लिए रास्ता छोड़कर हटने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने अपने आका की मिजाज पुरसी नहीं की तो वो नाराज हो जाएगा। लिहाजा वो कहने लगा, आका, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इतने परेशान क्यों हैं? लगता है आप पर किसी का साया आ गया है। सदर राहब ने ठंडी आह भरकर कहा, तुम सही कहते हो। शायद तुम्हारी मुझसे ये आखिरी मुलाकात हो। कल मुझे शहंशाह के 3 सवालात, 3 पहेलियों का जवाब देने महल जाना है। और फिर उसने सारी बात बड़ी बेतकल्लुफी से मज़ारे को बता दी। हालांकि आम हालात में शायद वो उसके सलाम का सीधे मुंह जवाब तक न देता। मज़ारे ने आहिस्ता से अपना सर थपथपाते हुए और उस मामले पर कुछ सोचो विचार करने के बाद अपने आका की तरफ देखा। किस कदर अफसोसनाक मंजर था। सदर राहब दिन में 3 बार अमूमन डट कर खाना खाया करता और उसके पास सोच विचार करने के अलावा सिर्फ यही काम था कि वो अपने मजदूरों से कम मुआवजे पर किस तरह ज्यादा से ज्यादा काम कराए। वो मज़ारों और मजदूरों को हमेशा अहमक समझता था और ये किस कदर गैर मुतवक्को बात थी कि अब वो खुद परेशानियों से दोचार था। यकीनन ये बात मज़ारे के लिए खुशी का बायस थी। उसके दिल में आका का खौफ कम होने लगा। क्या देख रहे हो? मज़ारे को अपनी तरफ देखता पाकर सदर राहब ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ आका, मज़ारे ने जवाब दिया, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आप जैसा काबिल शख्स इन आसान से सवालात का जवाब नहीं दे सकता। सदर राहब ने हैरत से पूछा, तो गोया तुम जवाब दे सकते हो। मज़ारे ने जवाब में कहा, हम मजदूर दिन भर 2 वक्ती रोटी के लिए परेशान रहते हैं। अगर तेज फहमी का मुजाहरा ना करें तो फिर हमें अगले जहान में खुदा से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। सदर राहब ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, तुम खुदा के हजूर पेश नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा कोई मजहब नहीं। चलिए तो फिर मेरा शैतान ही से आमना सामना होगा। बाहर सूरत अभी तो मैं जी रहा हूँ। अगर शैतान ने मुझे पकड़ लिया होता तो मैं आपके लिए आटा कैसे पीसता मालिक। ये कहते ही मज़ारे मुड़ा और वहां से चल दिया। सदर राहब ने कभी सोचा भी न था कि ये शख्स इतना ज़हीन है और उसे तुम दो तेज लहजे में जवाब देगा। अब उसके पास मज़ारे से मदद तलब करने के सिवा कोई चारा न था। चुनाचे वो उसके पीछे पुकारते हुए लपका, ठहरो ठहरो, मुझे कुछ कहना है। मज़ारे ने रुकने से पहले सर घुमाकर पूछा, क्या बात है मालिक? राहब कहने लगा, अगर तुमने मेरे 3 सवालात के सही जवाबात बता दिए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। कम से कम मैं तुमसे आइंदा आटा पीसने के लिए कभी नहीं कहूंगा। मज़ारे ने दिल में सोचा कि यह शख्स परेशान होने के बावजूद अपनी ताकत और घमंड का मुजाहिरा कर रहा है। इसके इनाम की किसे परवाह है? लेकिन ये हम सबको अहमक समझता और हुक्म चलाता फिरता है, इसलिए मैं इस मौका से फायदा उठाते हुए इसे ये जता सकता हूँ कि हम मजदूर अहमक नहीं होते। मज़ारे ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं सवालात के जवाबात हल करने की कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि आप उनका जवाब नहीं दे सकते। सदर राहब ने पूछा, वाकई क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन राहब का चेहरा बता रहा था कि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मज़ारे ने जवाब में कहा, क्या आपके ख्याल में मैं सच नहीं बोल रहा? मैंने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला मालिक। मैं कभी मदरसे नहीं गया
और मुझे मालूम नहीं कि पढ़ाई किसे कहते हैं, लेकिन मैं शायद अपने तजुर्बे के जरिए इन सवालात के जवाबात दे सकूं जो आपको किताबों में नहीं मिल सका। इन पहेलियों के सच्चे सच्चे जवाब दे सकूं। तो तुम जानते हो गोया कि इन सवालों का जवाब क्या है? मज़ारे ने सर हिला दिया। जी हाँ, लेकिन अब आपको मेरा हुक्म मानना होगा, मज़ारे ने कहा। इसके बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। सदर राहब की पेशानी की रगें उभर आईं। वो नाराजगी से बोला, तुम्हारा हुक्म मानूं? लेकिन यूं तो तुम मेरे आका बन जाओगे। क्या मैं तकदीर को बदल डालूं? नहीं नहीं। लेकिन जब उसे अगले दिन का ख्याल आया तो उसका रंग उड़ गया। अगला दिन उसके लिए क़यामत के दिन की तरह था। कल उसे गधे पर सवार करके उसकी दुम की जानिब मुंह करके गलियों में सवारी करना होगी। तब तकदीर बदल जाएगी, लोग उस पर हंसेंगे और उसका सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। तकदीर तो शायद नहीं बदल सकती, लेकिन वो तो बदल सकता है। बड़े राहब ने बेचारगी के आलम में कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात, तुम्हारा हुक्म मानूंगा। और उसके साथ ही इजाफा किया, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ एक ही मर्तबा मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा। मज़ारे ने कहा, ठीक है, सिर्फ इस मर्तबा। कल आप घर पर रहे और मैं शहनशाह से मिलने जाऊंगा। बड़ा राहब हैरत से चीख उठा, मेरी जगह तुम चाहोगे? फिर अपनी तमाम तर परेशानियों के बावजूद वो खुद को पुरसकून महसूस करने लगा। मज़ारे ने कहा, क्यों नहीं, मुझे अपना चोगा और टोपी दे दें। शहनशाह से मुलाकात के लिए मैं ये चीजें पहन जाऊंगा। बस देखते जाइए, हो सकता है मैं आपका मसला हल कर दूं। मज़ारे का लहजा इतना पुरएतमाद था कि सदर राहब, जो यूं भी तबाही के किनारे पर खड़ा था, उस पर भरोसा किए बगैर न रह सका। अगले रोज मज़ारे ने अपनी दाढ़ी मोंड दी और अपने मालिक का चोगा और टोपी पहनकर सदर राहब का रूप धार लिया। चेहरा छुपाने के लिए उसने टोपी नीचे झुकाई और महल की तरफ चल पड़ा। शहनशाह ने उसे देखा तो देखते ही बोला, तुम सही वक्त पर पहुंचे हो मेरे राहब। शहनशाह, जो बड़े वकार के साथ तख्त पर बैठा था, उसके इर्द गिर्द शहजादे, नवाब और वज़रा विराजमान थे। देखो यहाँ कितने अहम लोग तुम्हारी गैर मामूली जहानत की दाद देने के लिए जमा है। तो आओ हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। शहनशाह ने कहा, ये बताओ कि समंदर कितना गहरा है? मज़ारे ने अपने मालिक की आवाज की नकल उतारते हुए कहा, यह तो बहुत आसान सवाल है। समंदर की गहराई उस पत्थर से मालूम की जाती है जो उसमें फेंका जाए। शहनशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है। और ये सोचकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई कि पानी में फेंका जाने वाला पत्थर उसी वक्त रुकता है जब समंदर की तह तक पहुंच जाए। अब शहनशाह ने कहा, बराए मेहरबानी दूसरे सवाल का जवाब दो। घोड़े पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने में मुझे कितना वक्त लगेगा? मज़ारे ने कहा, इसका इन्हिसार आपके घोड़े की रफ्तार पर है। अगर आलम पना तलुए आफ्ताब के वक्त सफर करे और घोड़ा जमीन की रफ्तार से दौड़े तो दुनिया का सफर करने के लिए आपको 24 घंटे दरकार होंगे। शहनशाह ने कहा, बहुत खूब, मेरे ख्याल में तुम्हारा जवाब सही है, क्योंकि मैं इससे बेहतर जवाब नहीं ढूंढ सकता। तो अब आखिरी सवाल, आसमान और जमीन का दरमियानी फासला कितना है? इस मर्तबा ठीक ठीक जवाब देना, और अगर या तब जैसे लफ्ज इस्तेमाल तुमने किए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मज़ारे ने जवाब दिया, आसमान और जमीन का दरमियानी फासला 40,106 मील 22 गज 1 फुट और 7 इंच है। शहनशाह खुशी से पुकार उठा, शानदार, तुमने ये हिसाब कैसे लगा लिया? मज़ारे ने पूछा, आलमपना, क्या आप खुद पैमाइश करना चाहते हैं? अगर आपका नतीजा मेरी बात के बरक्स निकले तो मेरी गर्दन हाजिर है। बेशक मेरी गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दीजिएगा। शहनशाह की हंसी छूट गई। कुछ देर बाद संभल कर बोला, तुमने अपनी तरबियत बहुत अच्छी तरह की है और तुम्हारा इल्म मेरी तवक्को से ज्यादा वसी है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी जहानत की बदौलत ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। ईमानदारी से बताओ, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, और फिर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मज़ारे ने कहा, जी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जहां पना मैं सच्ची बात नहीं बता सकता। शहनशाह ने नाराज होते हुए पूछा, क्यों भाई? वहां बैठे हुए शहजादे, नवाब और वज़रा भी परेशान हो गए, क्योंकि वो ये समझे कि बड़ा राहब दर पर्दा ये कहना चाह रहा है कि शहनशाह बड़ा बेईमान है। मज़ारा कहने लगा,
अगर आपका इसरार है तो मैं आपको सच्ची बात बताए देता हूँ, मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ, मज़ारे ने कहा। आलम पनाह ये सोच रहे हैं कि मेरा सदर राहब वाकई आलिम व फाजिल है, जो हर तरह के सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन आलम पनाह आप गलती पर हैं। मैं सदर राहब नहीं हूँ, बल्कि उनकी खानकाह का एक मामूली मुलाजिम हूँ। ये कहते ही मज़ारे ने अपनी टोपी सर से खींच ली और चोगा उतार दिया। फिर उसने अपना सर नीचे झुका लिया ताकि शहंशाह उसके बिन बुलाए चले आने और गुफ्तगू करने पर उसे माफ कर सके। हैरत के मारे शहंशाह देर तक एक भी लफ्ज न कह पाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना बेहतर होगा, नाराज हो या मज़ारे को उसके मजाक को सराहे, जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मज़ारे ने जो कहा था वो सही कहा था, लिहाजा उसकी नाराजगी का कोई जवाब न था। शहजादों, नवाबों और वज़रा को भी इस हकीकत का इतराफ करना पड़ा। खूब, तो लगता यूं है कि तुम मेरे सदर राहबों और पुरोहितों से ज्यादा ज़हीन हो, शहंशाह ने कहा। चुनाचे अब मैं तुम्हारे मोटे मालिक के बजाय तुम्हें अपना सदर राहब मुकर्रर करता हूँ। अब वो आटा पीसने का काम करेगा। मज़ारे शहंशाह के सामने झुका और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया आलम पनाह, लेकिन मैं आपका इनाम कबूल नहीं कर सकता। शहंशाह ने पूछा, क्यों भाई? ये सुनकर उसे और वहां मौजूद सारे लोगों को भी बहुत हैरत हुई थी। तुम बहुत ज़हीन हो, फिर इतना अच्छा ओहदा कबूल करने से क्यों इनकार कर रहे हो? मज़ारे ने कहा, अगर मैं सदर राहब होता तो अपने आका की तरह अहमक होता। एक लम्हे तक तो शहंशाह और उसके साथियों की समझ में ही ना आया कि उसकी बात का मतलब क्या है। वो मायूसी के साथ एक दूसरे को देखने लगे। इसी दौरान वो चुपके से महल से बाहर निकल गया। जब शहंशाह और उसके आदमियों के हवास बहाल हुए तो उन्हें दूर जाते हुए मज़ारे की पुश्त दिखाई दी। वजीरों में से एक ने शहंशाह की तरफ देखकर कहा, उसे जाने दीजिए आलम पनाह, हमारा सदर राहब आपसे वाबस्ता है। गो वो अहमक है, लेकिन उसने अनाज और टैक्स की रकम इकट्ठी करने में कभी कोताही नहीं की। शहंशाह को सर हिलाकर तस्लीम करना पड़ा कि वाकई उसे ज़हीन राहब की नहीं, एक जालिम, अहमक और सख्त गिर राहब